ये मैंने आप लोगों को किडनी की जो मॉर्फोलॉजी थी वो हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब कर ली, और किडनी की जो एनाटॉमी थी वो भी हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब कर ली। लेकिन एनाटॉमी से हमें एक पता और भी चल गया कि जो किडनी है इनमें जो दो लेयर्स होते हैं इनके अंदर नेफ्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो अभी जिस चीज़ को हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे वो नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन ही होगा, नेफ्रॉन ही को हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। पर जो नेफ्रॉन है इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट से मेरा मतलब ये है कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस नेफ्रॉन की वजह से है, और ये फंक्शनल यूनिट भी है। यानी किडनी का जो फंक्शन है वो तो यूरिन फॉर्मेशन है, वो भी इसी ही की वजह से होता है। पर आमतौर पे स्ट्रक्चर के स्टडी को हम और आप लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रॉन है जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसका मतलब कि ये मॉर्फोलॉजिकल यूनिट भी है। पर जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल से मेरा मतलब ये है कि फंक्शनल को हम और आप लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, इसका मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल यूनिट भी है। सो हम और आप लोग टेक्निकली हम फिर कह सकते हैं नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वन। और आमतौर पे जब भी हम सेल को डिफाइन करते हैं वो इसी तरह से होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वन। इसका मतलब कि नेफ्रॉन भी हमारा एक सेल है जो कि स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, यानी मॉर्फोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है। यानी किडनी का स्ट्रक्चर भी इसी की वजह से है और किडनी का जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन वो भी इसी ही की वजह से है। आपके कोर्स में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी है, नेफ्रॉन का फंक्शन भी है। हम और आप लोग इसके पहले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम और आप लोग इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। पर इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल एमसीक्यूज है। सही तरीके से प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर ले। तो अभी जिस चीज को मैं शुरू कर रहा हूं वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो नेफ्रॉन की मॉर्फोलॉजी है, नेफ्रॉन का फंक्शन नहीं है। नेफ्रॉन का फंक्शन हम और आप लोग इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। ये कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि आसानी के लिए हम फिर इनको पार्ट्स में हम इनको फिर स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग नेफ्रॉन ले ले तो नेफ्रॉन सारे न्यूरॉन ले ले तो वो भी एक सेल है, लेकिन चूंकि इसका साइज इतना बड़ा है तो फिर आसानी के लिए हम इनको पार्ट्स में स्टडी करते हैं कि डेंड्रान होते हैं, एक्सॉन होते हैं, सेल बॉडी होते हैं। इसी तरह से और भी सेल्स होते हैं कि बाद दफा इनका साइज बढ़ जाता है तो आसानी के लिए हम इनको पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एग्जैक्टली ये जो नेफ्रॉन है चूंकि इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है तो आसानी के लिए हम इनको दो पार्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं। वो जो दो पार्ट्स होते हैं इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं, शाबाश है, एक को हम और आप लोग कहते हैं नेफ्रॉन। यहां पे मैं लिखवा लेता हूं, जो एक पार्ट होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं कैप्सुलर पार्ट, कैप्सुलर पार्ट। जबकि जो दूसरा पार्ट होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट। सो एक कैप्सुलर होता है, एक ट्यूबुलर होता है। लेकिन जो कैप्सुलर है इसके लिए हम बाद दफा हम लफ्ज लगाते हैं माल्पीजियन कैप्सूल, यानी बाद दफा टेक्निकली ये माल्पीजियन कैप्सूल भी हम इसको कहते हैं। और चूंकि ये किडनी का है तो बाद दफा हम और आप लोग इसको रीनल कैप्सूल भी हम इसको कहते हैं। इसी तरह से जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको हम बाद दफा माल्पीजियन माल्पीजियन पार्ट भी या माल्पीजियन ट्यूब्यूल भी हम इसको कहते हैं, माल्पीजियन ट्यूब्यूल भी हम इसको कहते हैं। और चूंकि ये किडनी वाला है तब जाके हम और आप लोग इसको रीनल ट्यूब्यूल भी हम और आप लोग इसको कह सकते हैं। इसका मतलब कि कहीं पूछा क्या कि नेफ्रॉन के अंदर कितने मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स हैं वो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक कैप्सुलर होता है जबकि दूसरा ट्यूबुलर होता है। हम पहले कैप्सुलर पार्ट को हम और आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। व्हाई इट्स कॉल्ड द कैप्सुलर पार्ट? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इसकी लुक कैप्सूल की तरह होती है, कैप्सूल की तरह। कैप्सूल क्या होता है? ये आमतौर पर आप लोगों ने देखे होंगे टेबलेट्स मिलते हैं, लेकिन टेबलेट्स में दो तरह के कैप्सूल होते हैं। एक वो ऐसे लंबे लंबे कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल होते हैं जिस तरह के एम्पिसिलिन वाले कि वो दो आपस में ऐसे मिल जाते हैं, प्लास्टिक की किसी चीज के बने हुए होते हैं। आप इसको ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर फिर वो जो दवाई वगैरह होती है ये फिर प्रेजेंट होता है।
तो जो कैप्सूल है वो पूरा वो कैप्सूल नहीं है, मैं उस कैप्सूल की बात कर रहा हूं जो दो आपस में मिले हुए होते हैं। तो अगर आप लोग इन दो में से इसको ऐसे ओपन कर ले, कैप्सूल को, एक कैप्सूल को आप लोग ओपन कर ले, तो आपको एक ऐसे गोल नजर आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कैप्सूलर पार्ट होता है वो पूरा कैप्सूल नहीं होता, ये हाफ कैप्सूल होता है। मैं इसको दो के ऊपर डिवाइड कर रहा हूं, ये हाफ कैप्सूल होता है। लेकिन जो हाफ कैप्सूल होता है, कहीं अगर आप लोग इसको ऐसे रख ले तो इसकी जो लुक होती है, शेप होता है, वो कप की तरह होता है। तब जाके आपके बुक ने ये लफ्ज लिखा हुआ है कि ये कप शेप्ड होता है। तो आपकी मर्जी है कैप्सूल लिखना चाहे, लेकिन प्लीज पूरा कैप्सूल नहीं होता, हाफ कैप्सूल होगा या फिर ये कप शेप होगा। लेकिन अगर आप लोग कप को देख लीजिए, जिसमें हम और आप लोग चाय पीते हैं, तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग उस कप को उल्टा कर ले ऐसे, तो फिर हम इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कप कहते हैं। तो किडनी के अंदर आमतौर पे ये इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन्वर्टेड से मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे इन्वर्टेड ऐसे प्रेजेंट होता है। हाफ कैप्सूल है, इन्वर्टेड है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम आमतौर पे इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर ये इस तरह से नहीं बनाते, उसके अंदर अपना हमारा एक मकसद होता है। इस कैप्सूल को, हाफ कैप्सूल को हम आमतौर पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे, हालांकि ये प्रेजेंट इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं कह सकता हूं कि जो कैप्सूलर पार्ट होता है ये हाफ कैप्सूल होता है। इन अदर वर्ड, कप की तरह प्रेजेंट हो, कप की तरह होता है, लेकिन ये होता है इन्वर्टेड होता है, उल्टा प्रेजेंट होता है। जिस तरह कि आप लोग कप से चाय पी ले और आप लोग इसको फिर उल्टा रख ले, ऐसे इन्वर्टेड प्रेजेंट होता है। लेकिन कहीं अगर आप लोग कप को भी देख ले ऐसे, अगर आप लोग कप को भी देख ले, शाबाश है, इस कप के अंदर आप लोगों को दो मेन चीजें नजर आएंगी। जब मैं इसको उल्टा कर लूं ऐसे, इसके अंदर आप लोगों को दो मेन चीजें नजर आएगी। एक इसके अंदर बहुत बड़ी कैविटी है और एक इसके ऊपर बॉडी वाल भी प्रेजेंट है, वाल भी प्रेजेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही इसके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, ये है वो कैविटी। और कैविटी को मेडिकल साइंस में हम आमतौर पे ल्यूमेन कहते हैं, LUMEN। तो बेशक आप लोग लिख सकते हैं कि यहां पे ल्यूमेन प्रेजेंट होता है या फिर कैविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप लोग इस कप को देख ले तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी है, ल्यूमेन है। लेकिन अगर आप लोग इसको उल्टा कर ले तो यहां पे ये वाल प्रेजेंट होता है, और इस वाल को हम और आप लोग आमतौर पे बॉडी वाल कहते हैं। इब्राहिम बारूजा, और हम और आप लोग आमतौर पे इसको बॉडी वाल हम इसको कहते हैं। तो ये जो कोई चीज प्रेजेंट है, इसको हम फिर बॉडी वाल हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेफ्रॉन होता है, इसका जो कैप्सुलर पार्ट होता है वो हाफ कैप्सूल होता है। इन अदर वर्ड्स, कप की तरह होता है पर इन्वर्टेड होता है। कप के अंदर दो मेन चीजें आप लोगों को नजर आती है, एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, इसके बाहर बॉडी वाल जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर कहीं आप लोग इसके बॉडी वाल को देख ले, बॉडी वाल को, तो जो बॉडी वाल होता है वो सिंगल लेयर नहीं होता, वो डबल होता है। डबल से मेरा मतलब ये है, एक लेयर आप लोगों को बाहर की तरफ नजर आ रहा है, एक लेयर अंदर की तरफ भी है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो वाल होता है ये भी सिंगल लेयर का नहीं होता, ये ऐसे डबल लेयर का होता है। दो लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक बाहर को होता है, एक अंदर को होता है। ये जो बॉडी वाल हुआ ये डबल वाला हुआ। तो जो ब्लैक है, जो बाहर की तरफ है, इसको हम और आप लोग कहते हैं पेराइटल, PARIETAL, पेराइटल लेयर। और पेराइटल ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मोटा, थिक, टफ। इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर वाला है, जो ब्लैक वाला है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये पेराइटल है, ये मोटा होता है, ये थिक होता है, ये टफ होता है, ये सख्त होता है। जबकि जो नीचे वाला है, जो रेड है, इसको मैं रेड ही से लिखवा लेता हूं, इसको हम फिर आमतौर पे कहते हैं विज़रल लेयर। और जो विज़रल है ये भी लैटिन है। विज़रल कहते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स को, जैसे ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम विज़रल ऑर्गन्स कहते हैं। ये फितरतन सॉफ्ट होते हैं। चूंकि ये जो नीचे वाला लेयर है ये सॉफ्ट होता है, इसलिए हम आमतौर पे इसको विज़रल लेयर हम फिर इसको कहते हैं। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि ये जो कैप्सुलर पार्ट होता है, जो कि हाफ कैप्सूल होता है की तरह होता है या कप शेप होता है, इन्वर्टेड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी वाल होता है, पर जो बॉडी वाल है वो डबल वाल्ड होता है, डबल लेयर होता है। तो इनमें से जो बाहर वाला होता है इसको हम और आप लोग पेराइटल कहते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको हम और आप लोग फिर विज़रल लेयर कहते हैं। पेराइटल वाला थोड़ा टफ होता है, सख्त होता है, विज़रल वाला थोड़ा सॉफ्ट प्रेजेंट होता है। इन दो लेयर्स के बीच में हमारे साथ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल्स होते हैं इनको इसी ही के अंदर में इसको ऐसे शो कर रहा हूं, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम आमतौर पे कहते हैं पोडोसाइट्स, PODOV, पोडो और CYTES, पोडोसाइट्स हम इसको कहते हैं। ये पोडोसाइट्स का जो लफ्ज है ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, पोडो और फिर साइट्स। पोडो लैटिन वर्ड है। पोडो लेक्स को भी कहते हैं, जिस तरह के सीडोपोडिया, पोडियम, पोडो लेक्स को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेग्स, हाँ लेग्स जो होते हैं इसका आप लोग मोबिलिटी, मोटिलिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पोडो होते हैं, हाँ हो सकता है इनमें लेग्स की तरह मोबिलिटी, मोटिलिटी कुछ हद तक हो इन सेल्स के अंदर, तब जाके हम और आप लोग इनको पोडो से हम इसको तशबीह देते हैं। लेकिन जो पोडो होता है, इस लफ्ज को हम और आप लोग पोर्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। पोडो, पोर्स, पोरस, इसका मतलब कि जो सेल्स होते हैं हो सकता है कि इसका फंक्शन कुछ इस तरह से हो कि ये पोर भी बनाए, पोरस हो, पोर्स हो। याद रख ले किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर CYTES का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब होता ही है सेल। जिस तरह के एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट्स, RBCs, साइट सेल, ल्यूकोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, तो इसका मतलब सेल होता है। लेकिन याद रख ले किसी लफ्ज के, जनरली आप लोगों को बता रहा हूं, आखिर में लफ्ज ब्लास्ट आ जाए, BLAST, ब्लास्ट, तो इसका मतलब वो ब्लास्ट नहीं होता कि यहां पे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट का मतलब भी सेल होता है। लेकिन इन दोनों में फिर फर्क क्या होगा कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में BLAST, ब्लास्ट आ जाए तो फिर वो सेल होगा, लेकिन वो इमेच्योर होगा। लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर में लफ्ज CYTES आ जाए, साइट, इसका मतलब भी सेल होगा, लेकिन फिर वो मैच्योर होगा। जैसे हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्ट, RBC, एरेथ्रोसाइट, RBC, लेकिन एरेथ्रोब्लास्ट इमेच्योर RBC, एरेथ्रोसाइट मैच्योर RBC। तो इनमें फिर फर्क कुछ इस तरह से हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, कांड्रोब्लास्ट, कांड्रोसाइट, तो ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर, साइट का मतलब मैच्योर। इसका मतलब कि जो सेल्स होते हैं ये फिर मैच्योर सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इसके अगर आप लोग अब अगर आप लोग इसके फंक्शन को देख ले तो सेल्स हैं पर लेग्स मोबिलिटी का काम भी करते हैं और पोर्स भी बनाते हैं। इसका मतलब कि इसकी वजह से ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसके अंदर पोर्स भी बन जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी पोरस हो जाता है। शाबाश है, इसका स्ट्रक्चर भी पोरस हो जाता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये सिर्फ इसको पोरस नहीं बनाता, शाबाश है, बल्कि हम अभी पढ़ेंगे कि इससे जो कोई वेस्ट होगा जब ये निकलेगा तो इसके इन पोर्स के बंद होने का खतरा होता है। तो फिर जो सेल्स होते हैं ये अपनी ही जगह पे इस तरह की मोबिलिटी करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो जो गंद होता है, वेस्ट होता है, वहां पे जमा नहीं होता और ये पोर्स जो होते हैं ये फिर बंद नहीं होते। तो अगर मैं उसी ही कप को फिर से ले लूं और आप लोग ले ले कि ये उसके अंदर बहुत बड़ी केविटी है और केविटी के बाद ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में ये वाला हमारा पेराइटल लेयर हुआ, ये वाला हमारा विजरल लेयर हुआ, इनके बीच में वो पोडोसाइट्स है। पोडोसाइट्स ने इस कप के मेम्ब्रेन को उसने पोरस बना दिया, यानी इसके अंदर ऐसे ऐसे पोर्स जो हैं ये प्रेजेंट है। इमेजिन कर सकते हैं अगर इसके अंदर मैं पानी या चाय या कावा या कोई और चीज इसके अंदर डालूं तो फिर ये इसके अंदर रह नहीं सकेगा, वो इन पोर्स के थ्रू फिर इससे निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बाउमेंस। सबसे पहले उसने इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ था कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तब जाके हम इसको आमतौर पे बाउमेंस कैप्सूल हम इसको कहते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे रेड मार्कर से ये लिखवा रहा हूं बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल। एंड वाई बाउमेंस कैप्सूल? क्योंकि बाउमेंस ने इन सब चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ था। तो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या क्या होगा? मेनली ये डबल वॉल्ड होगा, विजरल लेयर होगा, पेराइटल लेयर होगा, बीच में पोडोसाइट्स होंगे, बीच में बहुत बड़ी केविटी होगी, इन्वर्टेड होगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे बनाया हुआ है। जो कुछ है इसका दी बाउमेंस कैप्सूल, कहीं पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ये जो बाउमेंस कैप्सूल होता है इसके अंदर यहां पे एक आर्ट्रियोल आया होता है, इसके कैविटी के अंदर जाता है। मैं तीर का निशान, एरो का निशान ऐसे डाल रहा हूं। ये कोई आर्ट्रियोल है, चलो लिखवा लेता हूं। आर्ट्रियोल मैं नाम लिखवा रहा हूं, ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ये इस कैविटी के अंदर चला जाता है ना,
फिर से आप लोगों को समझा देता हूं ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको कंसिडर कर ले कि ये हमारे साथ वो बॉम्बेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर तो ये कैविटी है, तो अगर आप लोग किसी थ्रेड को ले ले, धागा ले ले, उसका आप लोग कंसिडर कर ले कि ये आर्ट्रियोल है, वो आर्ट्रियोल इसके अंदर से चला जाता है ऐसे। जब ये इसके अंदर चला जाता है, धागा चला गया, तो उस धागे में जो ही ये अंदर को चला जाता है, मार्कर के निशान को देखते जाएं, जो ही वो अंदर को चला जाता है, इनमें ऐसे लूप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यू नो लूप्स, LOOPS, लूप्स, ऐसे ये लूप्स बनते हैं। मैं लिखवा लेता हूं, इस तरह के ऐसे लूप्स से बन जाते हैं, लूप्स। लेकिन ये जो लूप्स होते हैं, जो टेक्निकल लफ्ज़ है इसके अंदर, वो ये है कि जो लूप्स होते हैं ये हरगिज़ ओवरलैप नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक लूप के ऊपर कोई दूसरा लूप आ जाए, ना, एक लूप फिर दूसरा लूप ओवरलैप नहीं होते, ओवरक्रॉस नहीं करते, सेपरेट होते हैं। कहीं अगर आप लोग इन लूप्स को काउंट कर ले तो फिर ये 50 तक होते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, कि जो एक नेफ्रॉन होता है उसके अंदर जो बॉम्बेन्स कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो कैविटी होती है, ल्यूमेन होता है, इनके अंदर जो आर्ट्रियोल चला जाता है तो ये 50 लूप्स बना लेता है। और फिर इसका जो दूसरा एंड होता है ये फिर इससे निकल जाता है, ऐसे फिर इससे निकल जाता है, तो वो भी आर्ट्रियोल होता है। इनके साथ भी मैं लिखवा लेता हूं आर्ट्रियोल। आमतौर पे जब कोई आर्ट्रियोल इंट्री करता है, इंट्री, तो इसके लिए हम जो लफ्ज लिखते हैं वो है एफेरेंट, AFFERENT, एफेरेंट इंट्री करता है। लेकिन जो एग्जिट करता है फिर हम और आप लोग इसको कहते हैं EFF, इफेरेंट आर्ट्रियोल। ई फॉर एग्जिट के लिए है। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल वो होता है जो इंट्री करता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है जो एग्जिट करता है। जो चीज मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि ये 50 लूप्स, लेकिन याद रख ले ये इस बॉम्बेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर होंगे, वो धागा नहीं है। ये आर्ट्रियोल का यानी ब्लड कैपिलरी का कुछ मास है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। ये जो मास है ब्लड कैपिलरी का जो कि 50 लूप्स है, जो कि ओवर क्रॉस नहीं करते, इस मास ऑफ ब्लड कैपिलरी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो मैं यहां से लाइन लगा रहा हूं, इधर पे पार्ट 2 आपको बना रहा हूं और इसके साथ मैं लिखवा रहा हूं ग्लोमेरुलस। इसका मतलब कि ग्लोमेरुलस क्या है? ये कोई नई चीज नहीं है, ये इस आर्ट्रियोल का एक टफ्ट है, गुच्छा है, मास है, जो कि इस बॉम्बेन्स कैप्सूल के कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द मास ऑफ दिस ब्लड कैपिलरी इज सिंपली कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस वन, जो कि इसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जहन में सवाल आ जाता है कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल कहां से आ गया। जहन में सवाल आ जाता है कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल निकल के फिर क्या कर लेता है। तो इसका भी हम और आप लोगों ने आंसर ढूंढना है कि ये कहां से आ गया। इसका भी हम और आप लोगों ने आंसर ढूंढना है कि ये जाके फिर क्या करेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले हम और आप लोगों ने किडनी की एनाटोमी हम और आप लोगों ने पढ़ी, और जब हम और आप लोगों ने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हम और आप लोगों ने यह बात पढ़ी हुई थी कि किडनी जो है ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है, इफ यू रिमेंबर। और इसके अंदर दो चीजें एंट्री करती थी, एक तो वो नर्व था, मैं एन लिखवा लेता हूं, एक इसमें अगर आप लोगों को याद हो यहां पे वो रीनल आर्टरी थी, ये प्रेजेंट थी। रीनल आर्टरी कहां से आई हुई थी उसकी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। लेकिन ये जाके क्या कर लेता है, प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर ले एक अंदाजे के मुताबिक, कि जो एक नॉर्मल किडनी होती है ह्यूमन बींग्स की, इसमें ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इनमें ये जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं ये 1 मिलियन होते हैं। यानी पूरे किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर ये 1 मिलियन होते हैं। और अगर आप लोग 1 मिलियन को सादा में आप इसको काउंट कर ले तो फिर ये 10 लाख बन जाते हैं। इसका मतलब कि 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं, तो फिर दोनों किडनी में कितने हो जाएंगे? अंडरस्टूड बात है, 2 मिलियन 20 लाख हो जाएंगे। तो जो 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो तो इनमें से कुछ वो कार्टेक्स रीजन में होते हैं, कुछ मेडुला में होते हैं, हम इसको फिर बाद में पढ़ेंगे नेफ्रॉन के आखिर में। तो इन 10 लाख में से कितने कार्टेक्स में होते हैं, कितने मेडुला में होते हैं, लेकिन यहां पे नेफ्रॉन तो प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जो रीनल आर्टरी है, अगर आपको याद हो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहां से आया हुआ था, स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी
जो ही ये एंट्री कर लेता है, वो जो रीनल आर्टरी होती है, इसमें डिवीजन और रीडिवीजन ये फिर शुरू हो जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक कि जो रीनल आर्टरी होती है, ये जो ही एंट्री कर लेती है, ये 10 लाख टाइम्स डिवाइड और रीडिवाइड हो जाती है। और एक किडनी में टोटल नेफ्रॉन कितने हैं? 10 लाख। तो हर एक नेफ्रॉन को इस रीनल आर्टरी का एक ब्रांच एफेरेंट आर्टरियोल की फॉर्म में इसको मिल जाता है। तो अगर कहीं मैं पूछूं कि एफेरेंट आर्टरियोल कहां से आया हुआ है, बड़ा ही आसान है कि किडनी के अंदर वो जो रीनल आर्टरी आई हुई थी, वो डिवाइड और रीडिवाइड हो रही थी, और जितने नेफ्रॉन होते हैं उतने उसके ब्रांचेस बन जाते हैं, और हर एक नेफ्रॉन को इसका ब्रांच जो है ये फिर मिल जाता है। तो एफेरेंट आर्टरियोल कहां से आया? रीनल आर्टरी का एक ब्रांच हुआ। लेकिन इसमें ब्लड कौन सा होगा? लिखवा रहा हूं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्योंकि वहां पे जो रीनल आर्टरी थी ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब जो ही ये एंट्री कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फिर ऐसे आएगा, इसके तरह अंदर ऐसे सर्कुलेट करेगा, फिर निकलेगा। हम फिर देखेंगे कि ये एफेरेंट आर्टरियोल जो इससे निकला हुआ है, ये फिर किससे मिलेगा? इसकी स्टोरी अब तक रहती है, हमें इसका आपको फिर बाद में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्यूबवेल होता है, उस ट्यूबवेल से एक बहुत बड़ा पाइप निकल जाता है। जब ये निकल जाता है, तो जब हम और आप लोग आगे जाते हैं, तो उस पाइप की जो डायमीटर होती है वो कम होती जाती है। आखिर में जो घरों को जो इसके पाइप्स आते हैं, उसका डायमीटर बहुत ही कम हो जाता है। एग्जैक्टली अगर आप लोग हार्ट को देख ले, वो बिल्कुल ट्यूबवेल की तरह है। इधर से जो आयोर्टा निकला हो, इसका साइज बड़ा है, उनसे जो रीनल आर्टरीज निकलेंगे उसका साइज छोटा होगा। जब वो 10 लाख टाइम डिवाइड होगा, उसका साइज और छोटा हो जाएगा। तो जब हम और आप लोग जाते हैं, साइज छोटा होगा, तो जब एफेरेंट की फॉर्म में निकल जाएगा, तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा इसके मुकाबले में। और आपके बुक ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि जितना एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर होता है, अगर आप लोग इसको हाफ कर ले, 2 पे डिवाइड कर ले, दैट बिकम द डायमीटर ऑफ द एफेरेंट आर्टरियोल 1। तो याद रख ले, एफेरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है एफेरेंट से, और एफेरेंट का कितना होता है? वो तकरीबन हाफ होता है। और क्यों उसका कम होता है? क्योंकि हम जितना दूर जाते हैं, उतना ही उसका डायमीटर जो है ये फिर कम होता जाता है। दूसरी बात वो ये है कि आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि रबड़ के पाइप्स होते हैं, अगर वो सीधे पड़े हुए होते तो उसके अंदर पानी जाता है, तो एक खास प्रेशर के थ्रू जाते हैं। लेकिन बाद दफा उस रबड़ के पाइप में आप कुछ लूप्स बना लेते हैं, काइलिंग सा बन जाता है। तो जब काइलिंग सा बन जाता है, तो उस पानी का जो उसके अंदर प्रेशर होता है, ये फिर बढ़ जाता है। और नंबर 2, वो कुछ लोग होते हैं कि उधर पे लूप्स भी बन जाते हैं, साथ में उसका जो दूसरा एंड होता है, वहां पे कोई थंब फिंगर वगैरह, वो जो ओपनिंग होती है, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हाफ कर लेते हैं। तो उधर से अगर आप लोग इसका डायमीटर भी हाफ कर ले, तो उस पानी का प्रेशर और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे इधर ही होता है कि जो आर्टरियोल एंट्री कर रहा है, ये उस रबड़ के पाइप की तरह है, लेकिन इसके अंदर जो है वो तो ब्लड है। तो जो ही यहां पे आ रहा है, इसके अंदर लूप्स भी बन जाते हैं, इसकी वजह से भी इस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ में उधर पे उसका जो डायमीटर है वो भी हाफ हुआ, तो प्रेशर और बढ़ जाता है। इसका मतलब कि जो ग्लोमेरुलस है, इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आर्टरियोल, नॉर्मल ये जो कैपिलरीज होते हैं उनसे बहुत ज्यादा होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 60 mm ऑफ Hg होता है। कहीं अगर आप लोग फर्स्ट ईयर वगैरह में देख ले, तो जो आर्टरियोल्स होते हैं, इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 20 to 40 होता है। लेकिन अगर आप लोग इन आर्टरियोल का ब्लड प्रेशर देख ले, ये तकरीबन 60 mm ऑफ Hg होता है। और जो 60 mm ऑफ Hg जो ब्लड प्रेशर है, ये कम ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए याद रख के ये पॉइंट आप लोगों को जनरली बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि किसी बंदे का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हार्ट का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उधर पे जो ग्लोमेरुलस है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल से ज्यादा है, और अगर आप लोग इसका और भी ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, तो फिर ये जो ग्लोमेरुलस होता है, जो कैपिलरीज होते हैं, इनके जो वाल होते हैं, इनके फिर रप्चर होने का खतरा होता है, ये फिर ब्रेक हो जाते हैं।
तब जाकर याद रख ले कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इनमें आमतौर पे किडनी फेलियर के खतरे फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से इनके किडनी जो है ये फिर फेल हो गए हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कॉजेस द किडनी फेलियर। और इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ऑलरेडी इस ग्लोमेरुलस का जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है। अगर और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस होता है ये फिर रप्चर हो जाता है। और अगर ये रप्चर हुआ तो नेफ्रॉन फंक्शन का परफॉर्म नहीं करेगा, वो फिर सरवाइव नहीं कर सकता। और इन ही नेफ्रॉन की वजह से तो किडनी बने हुए हैं, फिर किडनी भी अपना फंक्शन जो है ये फिर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो कुछ हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब किया कि कैप्सुलर पार्ट कैसे होता है, हाफ कैप्सूल है बता दिया, इन्वर्टेड है, डबल वॉल है, सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। पर इसके अंदर दो मेन पॉइंट्स होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है। दे कॉन्स्टिट्यूट द कैप्सुलर पार्ट हो, यानी कैप्सुलर पार्ट के अंदर फिर दो सब पार्ट्स होते हैं। तो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या क्या है समझा दिया है, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या क्या होता है समझा दिया है। ये पॉइंट सारे आपके जहन में होने चाहिए। ये जो नेफ्रॉन होता है इसका जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम आप लोग ट्यूबुलर पार्ट हम और आप लोग इसको कहते हैं। ट्यूबुलर पार्ट में होता क्या है, असल में रबड़ के पाइप ट्यूब की तरह होता है, तब जाके तो हम और आप लोग इसको ट्यूबुलर पार्ट भी हम इसको कहते हैं। इसमें कैसे होता है प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर ले। जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो कुछ ऐसे होता है, शाबाश है, कि जो नेफ्रॉन होता है इसके एक साइड से यहां पे ये ट्यूबुलर पार्ट ऐसे शुरू हो जाता है, ऐसे ट्यूबुलर पार्ट इससे शुरू हो जाता है। पर याद रख ले कि जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ये ट्यूब की तरह होता है, रबड़ के पाइप की तरह होता है। हो अगर आप लोग रबड़ के पाइप को देख ले, बाद दफा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बाद दफा ये ऐसे जिग जैग होता है। जिग जैग को मेडिकल साइंस में हम कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूटेड हम इसको कहते हैं। तो अगर आप लोग यहां पे ग्लोमेरुलस को देख ले, वहां पे मैंने जो लफ्ज लिखा हुआ था वो लूप्स थे। इसका मतलब कि ग्लोमेरुलस लूप्स की फॉर्म में होता है, पर जो ट्यूब होता है ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो कन्वोल्यूशन होते हैं, कन्वोल्यूटेड। ये लूप्स नहीं बनाते, प्लीज इसको आप लोग गलत कंसीडर ना कर लें। ये लूप्स नहीं होते, ये कन्वोल्यूटेड होता है। कन्वोल्यूटेड मीन सिर्फ जिग-जैग होता है, और मैंने इसको ऐसे ही बनाया हुआ है। लेकिन मेडिकल साइंस में चूंकि ये ट्यूब कन्वोल्यूटेड है, ट्यूबुलर पार्ट है, तब जाके हम इसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। वो मेडिकल साइंस में अगर कोई प्राइमरी हिस्सा हो, प्राइमरी पार्ट हो, मेन पार्ट हो, उसके साथ अगर कोई पार्ट अटैच हो तो फिर हम और आमतौर पे हम इसको फिर प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे हमारा सर है इसके साथ नेक अटैच है तो फिर ये प्रॉक्सिमल हो गया। लेकिन अगर आप लोग पांव को देख ले ये बहुत दूर है तो फिर वो डिस्टल हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चूंकि ये ट्यूब्यूल इधर पे टच है इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जब हम और आप लोग नेफ्रॉन के फंक्शन को पढ़ेंगे तो आमतौर पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैं पीसीटी से एब्रिविएट करता हूं। तो नेफ्रॉन के फंक्शन में अगर किसी जगह पे मैंने पीसीटी लिखा तो इसका मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। अगर इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का आप इसकी एनाटॉमी देख ले, अंदर से आप लोग इसको देख ले, तो यहां पे जिस तरह के आप लोग सुबह सवेरे जो टूथब्रश करते हैं तो टूथब्रश का आप लोगों ने बिल्कुल अगर वो एंड देखा होगा, बिल्कुल ब्रश इस तरह के ब्रश की तरह, टूथब्रश की तरह इधर पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश की तरह, फिर ऐसे ब्रश की तरह, फिर ऐसे ब्रश की तरह, फिर ऐसे ब्रश की तरह, ऐसे ब्रश की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ लोग ये घरों में भी, घरों से बाहर भी, चमन वगैरह में एक खास किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनके वो रेड रेड से फूल होते हैं, और जो ब्रश होता है जिसे हम और आप लोग ये सफाई वगैरह भी करते हैं उस तरह के वो रेड रेड से फ्लावर्स होते हैं, ऐसे हैंग करते उससे। हाँ, तो उसको भी लोग ब्रश बॉर्डर वाले फ्लावर्स लोग इसको कहते हैं। ये घरों वगैरह में होते हैं, बिल्कुल ब्रश की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि नहीं टूथ ब्रश की तरह, और कुछ वो जो क्या है फ्लावर है, वो जो प्लांट है ब्रश वाला उसकी तरह उसकी लुक होती है। मैंने तकरीबन इसको ऐसे ही बनाया हुआ है, तब जाके हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर, BRUSH, ब्रश और बॉर्डर, और ये सेल्स होते हैं। ये पूरे के पूरे इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होते, एंड तक होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये टूथब्रश देखा होगा तो टूथब्रश में देख ले वो छोटे छोटे प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं,
ये बिल्कुल ऐसे ही इस ब्रश बॉर्डर में ये छोटे छोटे थ्रेड्स आप लोगों को नजर आएंगे। इस हर एक को हम फिर कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, तो जो माइक्रोविलाई का लफ्ज है ये आपके मेडिकल साइंस में दो जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। एक फर्स्ट ईयर डाइजेशन, इंटेस्टाइन, स्मॉल यूनोविलाई, माइक्रोविलाई, और जो दूसरी चीज जहां पे ये विलाई या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ये नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं आप लोग गलती ना कर ले, बाज़ दफा एमसीक्यू में ये बात पूछी जाती है कि माइक्रोविलाई किस सेल की प्रॉपर्टी है, तो उधर इंटेस्टाइन वगैरह में भी दिया जाता है, नेफ्रॉन वगैरह भी दिया जाता है, तो फिर ये भी इसके अंदर अगर ऑप्शन है तो ये भी फिर ठीक होगा। जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर जो माइक्रोविलाई का फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, इधर पे भी जो इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये भी सरफेस एरिया बढ़ाता है। उधर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इधर पे ये फिर कैसे करता है, नेफ्रॉन के फंक्शन को जब हम और आप लोग पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन का अंदाज आप लोगों को उधर पे हो जाएगा। फिलहाल हम और आप लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, होता क्या है कि जब ये प्रॉक्सिमल नीचे आता है तो एक जगह ऐसी आ जाती है कि इनके अंदर ये जो कन्वोल्यूशंस होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। कन्वोल्यूशन खत्म हो जाते हैं, नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। और अगर आप लोग देख ले, कन्वोल्यूशन खत्म हो रहा है और फिर ये नीचे आ रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर कन्वोल्यूशन खत्म हो जाए और ये इसका शेप बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाबेट यू, कुछ बुक्स सी, कुछ बुक्स डी, कुछ बुक्स हार्स शू शेप्ड, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन इसमें कन्वोल्यूशन नहीं होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम फिर कहते हैं लूप ऑफ हेनली। और लूप ऑफ हेनली को आमतौर पे जब हम इसके फंक्शन को पढ़ेंगे सो LOP से मैं इसको आमतौर पे एब्रिविएट करता हूं, तो उधर फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि LOP स्टैंड्स फॉर लूप ऑफ हेनली। तो अगर मैं पूछूं लूप ऑफ हेनली में कन्वोल्यूशंस होंगे ना, नहीं होते। अगर मैं पूछूं लूप ऑफ हेनली के अंदर ये ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, नहीं होते। तो नेफ्रॉन में आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहां से ये लूप ऑफ हेनली शुरू हो गई है? आसान हल इसका ये है कि इनमें कन्वोल्यूशंस भी नहीं होते, इनमें ये माइक्रोविलाई, ये ब्रश बॉर्डर इन सेल्स की ये भी प्रेजेंट नहीं होते। ये बातें भी आमतौर पर एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इशारा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर तो वो फिल्ट्रेट तो आएगा ना, ट्यूब है ना, फिल्ट्रेट तो आएगा ना, तो फिल्ट्रेट इसमें ऐसे आएगा, नीचे आएगा, फिर ये इधर आके ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि ये फिल्ट्रेट बाद दफा नीचे आता है, ऐसे नीचे आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चढ़े जाएगा। जब हम और आप लोग नीचे जाते हैं तो फिर हम और आप लोग इसको उतराई कहते हैं, और उतराई को हम और आप लोग डिसेंड। इसलिए अगर मैं इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन लगा दो, तो इसका जो ये वाला लिम्ब हो जाएगा, इसको हम और आप लोग कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। लेकिन इसमें जो फिल्ट्रेट होगा ये फिर ऊपर चढ़ेगा, चढ़ने वाले को चढ़ाई हम कहते हैं, चढ़ाई को इंग्लिश में हम फिर असेंडिंग कहते हैं। इसलिए इस लिम्ब को हम और आप लोग फिर असेंडिंग लिम्ब हम इसको कहेंगे। इसका मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये किसी और के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बुक में तो नहीं है, जनरली बता रहा हूं, किसी जगह पे हमारा और आप लोग का काम आएगा कि अगर हम और आप लोग इस इमेजिनरी लाइन के अलावा एक इमेजिनरी लाइन हम और आप लोग ऐसे भी लगा दें, और आप लोग जो डिसेंडिंग लिम्ब है जो इधर से शुरू हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, इसमें आप देख ले तो इसका इधर से जो ऊपर वाला होता है इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, तब थिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जो नीचे वाला होता है इसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, तब इनके साथ थिन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। जो असेंडिंग वाला है, ये जो नीचे वाला साइड है ये थिन होता है, जो ऊपर वाला साइड होता है ये फिर थिक होता है। तो फिर हम और आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में थिक डिसेंडिंग लिम्ब और थिन डिसेंडिंग लिम्ब, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें फिर थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो लूप ऑफ हेनली होता है जब आगे जाता है तो इसमें फिर से ये कन्वोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। देख रहे हैं, इसमें फिर से ये कन्वोल्यूशन इससे फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। जब इसमें फिर से कन्वोल्यूशन शुरू हो जाए तो जो मेन बॉडी है वो तो कैप्सुलर पार्ट है ना,
उससे तो ये ट्यूबुलर पार्ट दूर है ना, जब दूर होगा तो फिर हम और आप लोग इसको डिस्टल कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये डिस्टल हुआ, पर ट्यूब्यूल है तो ट्यूब्यूल हुआ, लेकिन इसमें कन्वोल्यूशन है, तब जाके हम और आप लोग इसको डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हम और आप लोग इसको कहेंगे। लेकिन जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है, इसको आमतौर पे मैं DCT से फिर इसको एब्रीविएट करता हूं, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से मैं इसको DCT को मैं इसको आमतौर पे एब्रीविएट करता हूं। अगर हम और आप लोग DCT में भी देख ले, तो अगर आपके ज़हन में ये बात आती है कि फिर तो यहां पे फिर कन्वोल्यूशन, तो फिर इसके अंदर फिर तो ब्रश बॉर्डर वाले वो सेल्स होंगे ना, ना इसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब कि ब्रश बॉर्डर वाले जो सेल्स होते हैं, जो माइक्रोविलाई है, वो नेफ्रॉन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की प्रॉपर्टी है, ना ये लूप ऑफ फिनली में होते हैं, ना ये डिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कन्वोल्यूशन तो प्रॉक्सिमल में भी है, कन्वोल्यूशन डिस्टल में भी है, लेकिन इतना आप लोगों को जरूर होना चाहिए कि प्रॉक्सिमल में कन्वोल्यूशन कम होते हैं, डिस्टल के अंदर ये कन्वोल्यूशन ज्यादा होते हैं, तब जाके मैंने डिस्टल को ज्यादा कन्वोल्यूटेड बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए तो उधर पे फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इनके कन्वोल्यूशन से पता चलता है। कन्वोल्यूशन ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ शाबाश है कि ये डिस्टल वाला है, जहां पे कन्वोल्यूशन कम ये फिर प्रॉक्सिमल वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्यूब्यूल है। इन दोनों में फर्क हम फिर ऐसे करते हैं। जबकि जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप लोग प्रॉक्सिमल को निकाल दे, कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को, और इसके बाद आप लोग डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल को आप लोग निकाल दे, और दोनों में जो कन्वोल्यूशन है उसको आप लोग खत्म कर ले, स्ट्रेट कर ले, और स्ट्रेट करने के बाद अगर आप एक दूसरे को आप इसको आपस में ऐसे इसको रख ले, तो जो प्रॉक्सिमल होगा इसकी जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगा, जबकि जो डिस्टल होगा इसकी लेंथ कम होगी। इसका मतलब कि लेंथ प्रॉक्सिमल का ज्यादा है, लेंथ डिस्टल का कम है, जबकि कन्वोल्यूशन डिस्टल में ज्यादा है, प्रॉक्सिमल के अंदर कन्वोल्यूशन कम है, कन्वोल्यूशन कम होते हैं। इसलिए आपके बुक ने प्रॉक्सिमल के साथ बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वन। ये सबसे लेंथी पार्ट जो होता है ये फिर ये वाला प्रेजेंट होता है। तो हर एक पार्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन में ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी वाली होती है। तकरीबन बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं एक अंदाजे के मुताबिक कि अगर आप लोग इस नेफ्रॉन का, किसी नेफ्रॉन का ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, जिसमें 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल है, लूप ऑफ फिनली है, डिस्टल है, और अगर आप लोग इसको यहां पे लिखना भी चाहे तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हिनली है, और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। अगर आप लोग इन तीनों को निकाल दे और कहीं अगर आप लोग इसकी लेंथ कर ले तो तकरीबन 3 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर लेंथ एक नेफ्रॉन में इस ट्यूब्यूल का बन जाता है। ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो दोनों किडनीज होते हैं, इनमें 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हर एक नेफ्रॉन से अगर आप लोग इसको निकालते जाएं, स्ट्रेट करते जाएं, एक दूसरे के पीछे लगाते जाएं, तो आखिर में अगर आप लोग इसकी लेंथ देख ले तो बुक्स लिखते हैं कि तकरीबन 64 से लेके 65 किलोमीटर तक लेंथ इसकी बन जाती है। तो आप अंदाजा लगा दें कि 64-65 किलोमीटर की लेंथ के थ्रेड को कुदरत ने एक किडनी के अंदर, जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, डायामीटर 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 3 सेंटीमीटर रखी हुई है, फिस्ट साइज है 64-65 किलोमीटर लेंथ की कोई चीज इसके अंदर रखी हुई है। फिजिकली, आर्टिफिशियली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन कुदरत ने जबरदस्त कमाल किया हुआ है, कुदरत ने जबरदस्त वो किया हुआ है। तब जाके हम कहते हैं फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और खुदा की किन किन नेमतों को जुटलाओगे, इनमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है ये भी प्रेजेंट होती है। ये तो जी हो गया डिस्टल वाला। ये जो डिस्टल होता है जब ये दूर चला जाता है तो इधर पे एक और डक्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम और आप लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। हम और आप लोग इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका नंबर कम होता है, और एक अंदाजे के मुताबिक कि बहुत ज्यादा नेफ्रॉन जो होते हैं, कुछ बुक्स 100 तक लिखते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं
इनका जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है वो इन कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर ओपन होते हैं। इसका मतलब कि अगर ये एक कलेक्टिंग डक्ट है तो इसके अंदर एक नेफ्रॉन का डिस्टल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो एक कलेक्टिंग डक्ट में तकरीबन 100 तक नेफ्रॉन जो है ये फिर ओपन होते हैं। और इसकी मिसाल आमतौर पर मैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग घरों में देख ले, हर एक घर से एक पाइप निकला होता है, गली में फिर मेन पाइप होता है, तो हर एक घर को अगर आप लोग कंसिडर कर ले कि ये हमारा नेफ्रॉन है, तो गली में जो मेन पाइप होता है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। बहुत ज्यादा घरों का जो पानी होता है वो उससे निकलता है और उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि हर एक नेफ्रॉन को अगर आप लोग गन कंसिडर कर ले और उस घर से वो जो भी कोई चीज होगा वो निकलेगा उधर कलेक्टिंग डक्ट में, और घरों से भी इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट का जो नंबर है वो नेफ्रॉन से हमेशा के लिए कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये तो थोड़ी स्टोरी हो गई है शाबाशे के जो नेफ्रॉन होता है इसके कैप्सुलर पार्ट में कौन कौन से हिस्से होते हैं और ट्यूबुलर में कौन कौन से हिस्से होते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को वो आर्टरियोल की स्टोरी भी आप लोगों को समझा दी है। लेकिन हम और आप लोग अब आ जाते हैं कि जब इफेरेंट निकला तो फिर क्या होता है। जो इफेरेंट निकला मैंने बताया होता, आपको ये बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा रहा हूं, अब बता रहा हूं कि ये इसके साथ फिर क्या होता है। लेकिन ये कहां से आया हुआ था, ये स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी। अब थोड़ा सा प्लीज मार्कर के निशान को देखते जाए। जब ये ऐसे आ जाता है तो जो प्रॉक्सिमल होता है, देख रहे हैं इसके ऊपर ये बिल्कुल ऐसे आता है, ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर आता है जिस तरह के आप लोगों ने ये स्नेक होता है प्लांट्स के ऊपर बाद दफा ऐसे रोटेट कर लेता है, या कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको आप लोग पर्वते कहते हैं, पर्वते वो जो कोई और प्लांट होता है इसके ऊपर ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी पोजीशन को देख ले वो काइल्ड है, कॉइलिंग है, COI कॉइलिंग है, स्प्रिंग की तरह ये ऐसे इसके ऊपर जाता है कॉइलिंग फॉर्म में। लेकिन सिर्फ प्रॉक्सिमल के ऊपर ऐसे जाता है। जो ही ये लूप ऑफ हिंडली को आ जाता है तो लूप ऑफ हिंडली तो स्ट्रेट है ना, तो फिर ये जो इफेरेंट आर्टरियोल होता है ये भी फिर स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट जाता है, बिल्कुल यू शेप बना लेता है। और जो ही ये डिस्टल के ऊपर आ जाता है, डिस्टल में इसके ऊपर फिर से काइलिंग शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टल के ऊपर भी काइलिंग है। फिर आगे देखते हैं कि फिर इसके साथ क्या होगा। लेकिन फिलहाल इफेरेंट ने क्या किया मैंने आप लोगों के साथ बात समझा दी है। इसका मतलब कि जब इफेरेंट निकला तो जो ट्यूबुलर पार्ट है इसके ऊपर ऐसे स्नेक की तरह, पर्वते की तरह रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस लफ्ज को देख ले वो काइलिंग है, काइलिंग होता है। लेकिन जो लूप ऑफ हिंडली है इसके ऊपर वहां पे काइलिंग नहीं होता, इसके ऊपर ये स्ट्रेट हो जाता है। तो ये जो कोई चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, ये पूरी की पूरी जो नेटवर्क है जो यहां पे प्रेजेंट है इज कॉल्ड द पेरी, PERI, पेरी और ट्यूबुलर और कैपिलरीज। हम इसको फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हम फिर इसको कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी को देख ले, जब ये नीचे लूप ऑफ हिंडली को आ जाता है तो फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, और स्ट्रेट है वेसल है। तो वेसल को हम और आप लोग वाजा और स्ट्रेट को हम रेक्टा, RECTA, रेक्टा कहते हैं स्ट्रेट को। सो वाजा रेक्टा, स्ट्रेट वेसल। तो याद रखें वाजा रेक्टा क्या है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। लेकिन वाजा रेक्टा क्या है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। लेकिन वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हिंडली के ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम फिर एक खास नाम देते हैं वाजा रेक्टा, क्योंकि ये स्ट्रेट है। लेकिन एज ए होल हम इस पूरे सबको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हम इसको कहते हैं। लेकिन जो सिर्फ लूप ऑफ हिंडली वाला है इस हिस्से को हम फिर एक खास नाम देते हैं वाजा रेक्टा, अगरचे वाजा रेक्टा इज पार्ट ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वन। इसके साथ ही आप लोगों को एक और पॉइंट भी बता दूं, बड़े अजीब सी बातें हमारे साथ आ रही हैं। इनमें से जो एक बात है वो ये है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड के आर्टरियोल्स थे वहां पे लूप्स थे। जो प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हिंडली और जो डिस्टल वाला उधर पे अगर आप लोग देख ले वहां पे कन्वोल्यूशंस थे। लेकिन अगर आप लोग इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में देख ले तो वहां पे कॉइलिंग्स है। इसका मतलब कि 3 मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हमारे सामने आ गए हैं। लूप्स भी होते हैं, कॉइलिंग्स भी होते हैं, कन्वोल्यूशंस भी होते हैं। ईटा में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट लफ्ज है, कहां पे आप लोगों ने इसको फिर इस्तेमाल करना है। तो ये भी फिर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट, जब हम और आप लोग थोड़ा सा आखिर में आ जाते हैं कि फिर इसके साथ क्या होगा,
क्या होगा ये अभी हम और आप लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि कहीं पूछा गया कि इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी किससे बनी हुई है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये इफेरेंट आर्टरियोल से बनी हुई है। इफेरेंट किससे बना हुआ है? वो एफेरेंट से बना हुआ है। फिलहाल हम और आप लोग स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं, फंक्शन फिलहाल हम और आप लोग इसका डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, और बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग सोचें, एफेरेंट आर्टरियोल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो इधर पे इंटर हो गया, तो ऑक्सीजन को तो सेल्स इस्तेमाल करते हैं, तो इधर पे पोडोसाइट्स हैं, वो भी इससे ऑक्सीजन लेंगे। खुद ब्लड कैपिलरी है, वो भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है। तो जब ये ऐसे जाता है तो ऑक्सीजन जो है उसको ब्रश बॉर्डर सेल्स भी यहां पे इस्तेमाल करते हैं। वो नेफ्रॉन जो है उसका ट्यूबुलर पार्ट, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती है। और हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब ये ऑक्सीजन को लॉस कर ले तो इसका जो कलर होता है वो फिर ब्लूइश सा हो जाता है। इसका मतलब कि हो सकता है कि जब इधर पे ये ब्लड पहुंच जाए तो इधर से इसका जो कलर होगा ना ये फिर ब्लूइश होना शुरू हो जाएगा। तो एक ये हुआ ब्लू, इस तरह से किसी और नेफ्रॉन का ब्लू, इसका कलर ब्लू होता जाएगा, इसके बाद ये ब्लू होता जाएगा। तो फिर ये जो ब्लू होते हैं ये फिर मिलते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ही चीज को बना लेते हैं जिसको हम और आप लोग वेन कहते हैं, और वो जो वेन होता है वो फिर किडनी से निकल जाता है। तो एक हल्का सा छोटा सा डायग्राम, क्योंकि बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, मैं इसको बना लेता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये किडनी थी तो इसमें रीनल आर्टरी एंट्री कर गई थी। वो रीनल आर्टरी जब एंट्री कर गई तो क्या किया, उस 10 लाख ब्रांचेस में डिवाइड और रीडिवाइड हुआ। लेकिन जब वो डिवाइड और रीडिवाइड हुआ सो वो जो 10 लाख ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच के एंड पे ऐसा ब्लू हो रहा है। वो जो 10 लाख ब्लू है वो फिर सारे के सारे कंबाइंड हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और एक रीनल वेन की फॉर्म में इससे फिर निकल जाता है। तो अगर मैं पूछूं रीनल वेन किस चीज से बना हुआ है तो आप लोग फिर कह सकते हैं कि वो जो 10 लाख थे वो फिर यूनाइट हुए। लेकिन आर्टरियोल किससे बने हुए हैं? वो जो आर्टरी है जब ये एंट्री कर लेते हैं तो वो 10 लाख में डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन 1। थैंक यू वेरी मच।